हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज यहाँ पर आपका एक और मॉक टेस्ट होने जा रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करता है। यहाँ पर आज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के टेस्ट का, निम्नलिखित में से कौन से करार में प्रतिफल आवश्यक है? ऑप्शन ए, नैतिक प्रेम और स्नेह के आधार पर की गई संविदा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऑप्शन बी, समय बाधित ऋण की अदायगी में। ऑप्शन सी, प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ऑप्शन डी, अभिकरण की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो निम्नलिखित में से कौन से करार में प्रतिफल आवश्यक है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के तहत प्रतिफल का होना आवश्यक है। क्वेश्चन, संविदा अधिनियम के तहत कोई करार संविदा कम बन जाता है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब कब कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी होगा सेक्शन 10 के एसेंशियल पूरे होने चाहिए। वह एग्रीमेंट विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, वहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उनका कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ऑल एवर, ये सभी उसमें एसेंशियल होने चाहिए। क्वेश्चन, ए अपने नौकर बी को अपने खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजता है। बी के जाने के बाद ए उसके खोए हुए भतीजे को ढूंढ के लाने वाले को 501 रुपये इनाम देने की अनाउंसमेंट करता है। बी भतीजे को, मतलब उसका जो नौकर था वो भतीजे को ढूंढ कर लाया। उसके बाद में बी को इनाम के बारे में पता चला। क्या यहाँ पर बी इनाम के लिए दावा कर सकता है? ऑप्शन ए, हाँ वो ऐसा कर सकता है क्योंकि जब उसे पता चला तब वो स्वीकार कर सकता था। ऑप्शन बी, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह तो ए का सेवक है। ऑप्शन सी, वो दावा नहीं कर सकता क्योंकि जब उसने भतीजे को ढूंढा उस समय वह उस प्रस्ताव के बारे में नहीं जानता था। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एवर। सही आंसर होगा बी जो है वो उस इनाम के लिए दावा नहीं कर सकता क्योंकि जब उसने भतीजे को ढूंढा उस समय वह प्रस्ताव के बारे में नहीं जानता था। आप पहले भी संबंध में रीड कर चुके हैं कि ऑफर हमेशा से कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि ऑफर जिसके लिए बनाया गया है, ऑफर उस व्यक्ति की जानकारी में आना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो ऑफर बनाया गया था वो बी की जानकारी में आया ही नहीं। यहाँ इस संबंध में केस का नाम भी आपको याद होगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस पर यह इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ने रखा है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संविदा है जो कि वैलिड नहीं है? आपके सामने पूरे 4 ऑप्शन है, आराम से हम रीड करते हैं और बताते हैं ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है इन चारों में से जो कि वैलिड नहीं है। ए, नैतिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र बी को 1000 रुपये देने का वचन करता है। बी के प्रति अपने वचन को ए लेखबद्ध करता है और रजिस्टर्ड भी करवाता है। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर बेस है। सेक्शन 25 सब क्लोज 1 के अंतर्गत इसको बताया गया है। ऑप्शन बी, बी के 1000 रुपये ए द्वारा ड्यू हैं किंतु वो टाइम पीरियड द्वारा डेप्ट हो गए हैं, टाइम पीरियड द्वारा बाढ़ हो गए हैं। ए उस ऋण को अब बी को 500 रुपये देने का मौखिक वचन देता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये मौखिक वचन नहीं आना चाहिए था, ये लिखित वचन आना चाहिए था। ये प्रॉमिस, रिटन प्रॉमिस होनी चाहिए थी। ऑप्शन सी, ए 1000 रुपये, वैसे तो हमें आंसर अपना मिल चुका है पर उसके बाद की भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता वो शायद गलती ना कर गए हो। रीड कर लेते हैं। ए 1000 रुपये के मूल्य के हॉर्स को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए यहाँ पर ए की फ्री कंसेंट है। बी की बैग ए को मिलता है और वह उसे बी को दे देता है। हाँ, ए को बी 50 रुपये देने का प्रॉमिस करता है। इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल है, यही गलत है केवल एक, क्योंकि वो मौखिक नहीं बल्कि रिटन स्टेटमेंट, रिटन होना चाहिए, उसके द्वारा सिग्नेचर होनी चाहिए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, असत्य है, इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है? हर एक संविदा करार है किंतु हर एक करार संविदा नहीं है। ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उस समय पूरी हो जाती है अगेंस्ट प्रपोजर, प्रस्तावक के विरुद्ध उस समय पूरी हो जाती है जब वह प्रस्तावक के ऑफर की जानकारी में आ जाती है।
ऑप्शन सी टेंडर निविदा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, इन्विटेशन टू ऑफर है। ऑप्शन डी प्रस्तावना की संसूचना उस समय, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उस समय कंप्लीट हो जाएगा जब प्रस्तावना ऑफर उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाएगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। अब सबसे पहला ऑप्शन ए प्रत्येक संविदा करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। टेंडर इन्विटेशन टू ऑफर है, ये भी सही है। अब ऑप्शन डी या ऑप्शन बी में से कोई एक गलत है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट करती हूँ, आप उसको समझ लीजिएगा। ए ने 1 जनवरी 2000 को, एग्जाम्पल समझ लीजिए फिर हम उसको रफ कर देंगे। ए ने 1 जनवरी 2000 को एक ऑफ़र बनाया, वो ऑफ़र इस बी को मिला था 3 जनवरी 2000 को। बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा था 5 जनवरी 2000 को। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास पहुंचा था 7 जनवरी 2000 को। यहाँ पर अच्छी तरह समझ लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा, आंसर पता चलती है ना, समझ लीजिएगा। ए ने यहाँ पर जब ऑफ़र बनाया बी के लिए, बी को ये ऑफ़र मिल गया है 30 जनवरी को, तो 3 जनवरी को जब बी को ये ऑफ़र मिला तो 3 जनवरी को यहाँ पर कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र, यहाँ कंप्लीट हो गया, क्योंकि जिस दिन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र उस दिन कंप्लीट होगा जिस दिन ये उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाएगा जिसके लिए इसे बनाया गया है। जब बी ने 5 जनवरी को ऑफ़र अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा है तो 5 जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट होगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर उस वक्त कंप्लीट होता है जिस वक्त ऑफरी बी की तरफ से अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया जा रहा है, और जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को मिलेगा 7 जनवरी को, तो 7 जनवरी को जिस वक्त ये ए को मिलेगा, जिस वक्त ये ए की जानकारी में आ जाएगा, उस वक्त कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा अगेंस्ट ऑफरी, अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट हो जाएगा ये। अब एक बात समझ लो, यहाँ पर यही लिखा है, यहाँ पे पूछा क्या गया था आपसे, इनकम्प्लीट क्या है, इसमें से गलत क्या है, ट्रू नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उस समय पूरा हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर, क्या पूछा है, अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होगा, अगेंस्ट प्रपोजर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इस चार्ट के माध्यम से, अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होगा, जिस वक्त बी की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया जाएगा उस वक्त कंप्लीट होगा अगेंस्ट प्रपोजर, और जिस वक्त ये ए की जानकारी में आ जाएगा, जिस वक्त ऑफरर की जानकारी में आ जाएगा, उस वक्त अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है हमारे सामने ऑप्शन में कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर उस वक्त कंप्लीट हुआ है जब ये ऑफरर की जानकारी में आया है, तो ये वाली बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगेंस्ट ऑफरर अगेंस्ट प्रपोजर उस वक्त कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जिस वक्त यहाँ पर ऑफरी की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका मतलब सही है। प्रस्तावना कम्युनिकेशन ऑफर उस समय कंप्लीट हो जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उस समय कंप्लीट हो जाता है जब ये उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उस समय कंप्लीट हो गया जब ऑफर की जानकारी उस व्यक्ति को मिल गई जिसके लिए इसे बनाया गया है। तो इनकम्प्लीट या आप कह सकते हैं ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन बी ट्रू नहीं है इसमें। संविदा अधिनियम के तहत बाजी करार यानी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 30 में डिफाइन है। स्वतंत्र सहमति की मैंने पूछा है, मैंने फ्री कंसेंट पूछा है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सेक्शन 13 सहमति को बताता है, पर फ्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 14 को बताता है। और हमेशा इसमें हमें याद रखना होता है कि अगर कोई भी कंसेंट है जो कि कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से फ्री है,
उसे फ्री कंसेंट कहते हैं। वो फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में बताई गई है। वो करार जिनके अर्थ निश्चित नहीं होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, उन्हें हम वॉइड कहते हैं। और सेक्शन 29 में बताया गया है वो अनसर्टेनिटी के बारे में, अनसर्टेन होते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा अधिनियम के कौन से सेक्शन में बताए गए हैं? सेक्शन 31 के अंतर्गत इसको इस संबंध में बताया गया है। आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत संविदा सदस्य संबंधों को निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में उपबंधित करा गया है? अब समझ आ गया आपको। हमने बात करी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, जो कहाँ से कहाँ तक हम रीड करते हैं, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक हम इसके बारे में रीड करते हैं। और ये कौन से चैप्टर में बताया गया है? चैप्टर 5 में बताए गए हैं। ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति द्वारा, ये हो गया, दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वो सामान लौटा दिया जाए उस व्यक्ति को, या फिर उसके कथनानुसार, उसके निर्देशानुसार किसी अन्य को वो सामान डिलीवर कर दिया जाए। ये जो पूरी डेफिनेशन है वो रिलेट करती है बेलमेंट से। सेक्शन 148 में इसको बताया गया है। बेलमेंट को बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर ए है, उसके पास एक साइकिल है, वो ये साइकिल बी को किसी पर्पस के लिए दे देता है, या हो सकता है वो ये साइकिल उसको 2 दिन के लिए दे दे। अब यहाँ पर जिसने वो साइकिल दी है वो हो गया बेलर, जिसको वो साइकिल दी गई है वो हो गया बेली। और एक बात हमेशा याद रखना, बेलर की तरफ से सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र होता है ओनली। उस गुड्स के ऊपर, इसके ऊपर ओनरशिप अभी भी इस एक की ही मानी जाएगी। उसके ऊपर ओनरशिप अभी भी एक ही होगी, केवल पोजीशन ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे ही वो पर्पस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर इस बेली की यह ड्यूटी बनती है कि वह उस सामान को ए को वापस कर दे, या फिर ए के डायरेक्शन अनुसार जिस व्यक्ति को उसने बताया है उस व्यक्ति को वापस कर दे। क्लियर है? मैंने उनको हाईलाइट कर रखा था, आप एक बार देख लीजिए। ये इसके मेन एसेंशियल हैं इनके इस संबंध में। ये ठीक है। चलिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है इस इलस्ट्रेशन को रीड करके क्या यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। ए से बी कहता है, यदि आप इस बात का डिनाई नहीं करते हैं तो मैं ये मान लूँगा कि ये जो हॉर्स है वो बेऐब है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ए यहाँ पर कुछ नहीं कहता है। हाँ, यहाँ पर इस संबंध में जो ए है उसने फ्रॉड करा है। आपको याद होगा फ्रॉड कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 17 में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और उसी के साथ में आपको एक टॉपिक और याद होगा, मेयर साइलेंस इज़ फ्रॉड। आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था, अच्छी तरह से बताया था क्या साइलेंस फ्रॉड है। तो जनरल स्पीकिंग साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन इस नियम के भी अपने 2 एक्सेप्शन पाए जाते हैं। जब वहाँ पर किसी व्यक्ति की ड्यूटी बन रही है बोलने के लिए, स्पीक टू ड्यूटी, इसकी स्पीक है, उसकी ड्यूटी बन रही थी बताने की, तब वो शांत रहता है, साइलेंस रहता है। या फिर अगर उसका शांत रहना, उसका साइलेंस रहना ही इक्वल टू स्पीक है, उसका शांत रहना ही उसके बोलने के बराबर है, जैसे इस वाले केस में हो रहा है, वो शांत है, एक कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो ये प्रिटेंड कर लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो जवाब दे रहा है। ये प्रिज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका शांत रहना ही बोलने के बराबर है। तो हाँ, यहाँ पर ए ने फ्रॉड करा है, और फ्रॉड करना रिजल्ट होता है वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ उस पार्टी के बिहाफ पर जिसकी सहमति इस प्रकार रिसीव करी गई है। और ये वाली बात हमें कहाँ पता चलती है? सेक्शन 19 में पता चलती है। आराम से रीड करेंगे। ए को उनकी जो मदर हैं उनसे गिफ्ट में कुछ संपत्तियां प्राप्त हुई, जिसके लिए ए के द्वारा यह प्रॉमिस किया गया कि वह अपने मामा को भरण पोषण देंगी, पर आगे जाकर ए के द्वारा भरण पोषण देने से इनकार कर दिया गया। तब मामा के द्वारा वचन पालन कराने हेतु केस लाया गया। अब बताइए उस केस के रिगार्डिंग क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या यहाँ पर जो उनके अंकल हैं वो इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे? ऑप्शन ए कहता है सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मामा के द्वारा कोई प्रतिफल नहीं दिया गया, वो संविदा के आधार पर दावा नहीं कर सकता है।
ऑप्शन बी कहता है सफल होंगे क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अंतर्गत प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। ऑप्शन सी सफल होंगे क्योंकि वो एक ही माँ के भाई हैं और ऐसे में कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है। नन ऑफ दी एबव सही आंसर है। यहाँ पर जो इसके अंकल हैं इस लड़की के वो सफल होंगे क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन ए और बी आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं। विवाह के लिए नियत समय से पूर्व ही ए पागल हो जाता है। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। आप सेक्शन 56 जब रीड करें एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, आपको वहाँ पर ये इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। आपको पता ही है, आपको पता ही होगा कि जो इम्पॉसिबिलिटी होती है वो दो तरह से होती है। एक तो होती है इनिशियल और एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मतलब जिस वक्त हमने एग्रीमेंट किया तब तक सब कुछ सही था, पर बाद में कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि अब उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 56 के अंतर्गत बताया गया, रिजल्ट होगा वॉइड। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसकी परिभाषा पूछी है। शून्यकरण संविदा एक ऐसा करार है, ऑप्शन ए जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, ऑप्शन बी जो उसके पक्षकारों में से एक या एक से अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, ऑप्शन सी जो विधि द्वारा परिवर्तनीय ही ना हो, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लॉज आई में और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त है, ये कब कहा जाएगा? स्वस्थ चित्त मतलब साउंड माइंड है। आपको पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बहुत क्लियरिफाई करा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय पार्टीज को मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड किसे कहेंगे? तो आपको ये हम बता दें संबंध में, आप जब सेक्शन 12 को रीड करते हैं तो वहाँ पर क्लियरिफाई करा गया है साउंड माइंड, आप उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मेजर है उसको साउंड माइंड कह देंगे। या ऑप्शन बी यदि वो उस समय जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस संविदा को समझने में, अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में एक रीजनेबल डिसीजन लेने में सक्षम है, तब आप उसको साउंड माइंड कहेंगे। ऑप्शन सी यदि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने में तो कॉम्पिटेंट है लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसके ऊपर, वो ये समझने में, इससे रिलेटेड डिसीजन लेने में, जजमेंट लेने में सक्षम नहीं है, आप उस व्यक्ति को साउंड माइंड कहेंगे। नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर होगा, सबसे पहली बात तो साउंड माइंड पर्सन सेक्शन 12 के अंतर्गत रीड कर लीजिएगा। साउंड माइंड व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, सबसे ज़रूरी क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर उसको समझने में और उसका प्रभाव क्या होगा उससे रिलेटेड एक रैशनल जजमेंट लेने में समर्थ है, सक्षम है। ये दो इसके की पॉइंट्स हैं। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स इसी के साथ अपनी क्लास आज की कंप्लीट करते हैं और हम रेगुलर अपनी तरफ से तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि रोज़ाना रात को 8 बजे हम कोशिश ये कर रहे हैं रेगुलर कि रोज़ाना रात को 8 बजे आपके लिए एक मॉक टेस्ट हम ज़रूर हम लेकर आएँ आपके लिए। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और हमारी तरफ से अपना एक टेलीग्राम चैनल भी अब शुरू कर दिया गया है NK मित्तल लॉ क्लासेस के नाम से। आप उसको अटेंड करिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को। इसका नाम वही हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है NK मित्तल लॉ क्लासेस, वही रखा गया है। तो फिर मिलते हैं कल रात को 8 बजे एक और मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।